हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 फ्रॉम चौसर टू द अर्ली मॉडर्न एज, जिसका एक सब टॉपिक हमने अब तक कवर किया है, द एज ऑफ चौसर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेनेसा। देखिए RENAISSANCE, रेनेसा, और कहीं कहीं पर इसे प्रोनाउंस किया जाता है रेनेसेंस। इस वर्ड का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो ये हमारा लेक्चर 2 होगा। आइए समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट है जो कि अभी तक क्लास 12 तक की पढ़ाई उसने कंप्लीट की है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से उसकी जो पढ़ाई है वो रुक जाती है, और फिर ना उसमें कोई डेवलपमेंट होता है, ना उसके सोच में कोई डेवलपमेंट होता है, ना वर्क्स में डेवलपमेंट होता है। फिर अचानक से किसी दिन उसे कोई बुक मिल जाता है, हो सकता है कोई हिस्ट्री बुक या फिर कोई लिटरेचर या फिर कोई साइंस की बुक, जिससे उससे उसमें तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। और फिर वो सोचता है कि हाँ, अब फिर से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि उसका विकास हो, उसके अपनों का विकास हो, उसके आसपास सभी का विकास हो। तो क्या होता है, वो बच्चा फिर से जाग जाता है। तो रेनेसा जो वर्ड है उसका मतलब है पुनर्जागरण, मतलब फिर से जाग जाना। तो ये रेनेसा हम लोग किस टर्म्स में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, कि पुनर्जागरण हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कब हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग द एज ऑफ चौसर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि उस दौरान, उस पीरियड में 100 ईयर्स वॉर हुआ था। ये वॉर हुआ था। उसके बाद फिर एक प्लेग के कारण, एक महामारी के कारण, मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उनका डेथ हो गया था। मतलब उस टाइम क्या हो गया था, डार्क एज आ गया था यूरोप में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, एंशिएंट इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स। फिर आता है हमारा मेडिएवल टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स। फिर आता है हमारा मेडिएवल टाइम्स। फिर आता है हमारा मॉडर्न टाइम्स। तो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था स्टूडेंट, देखिए सारी बातें हो कहाँ की रही है, तो ध्यान रहे हम यहाँ पर यूरोप की बात कर रहे हैं। कौन से जगह की, तो यूरोप की। यूरोप में क्या हो रहा था कि देखिए एंशिएंट टाइम्स में तो ग्रीक एंड रोमन्स लिटरेचर वहाँ के लोग पढ़ते थे। कौन कौन से, ग्रीक एंड रोमन लोग वहाँ रहते थे। तो इस दौरान क्या हो रहा था, लिटरेचर में डेवलपमेंट हो रहा था। लिटरेचर ही नहीं, मतलब लिटरेचर में चाहे सोशली हो या पॉलिटिकली हो, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। पर मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ ना कि 100 ईयर्स वॉर, उसके बाद फिर उस महामारी के कारण क्या हो गया, डार्क एज आ गया। मतलब मेडिएवल और मॉडर्न के बीच में क्या हो गया, डार्क एज आ गया। डार्क एज कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि पूरा अंधकार वाला एज। अब अंधकार यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस दौरान जो है ना सोशल ही, ना इकोनॉमिक्स में ही, ना ही लिटरेचर में, क्योंकि हम लिटरेचर ही ना पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। ना कोई राइटर्स कुछ लिख रहे थे न्यू, ना किन्हीं को इनोवेटिव्स आइडियाज़ आ रहे थे। मतलब कोई ग्रोथ इस एज में, इस डार्क एज में नहीं हो रही थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा था। तो इस दौरान क्या हो गया था कि जो चर्च थे, क्या हो गया था इस दौरान कि जो चर्च थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। चर्च बहुत पावरफुल हो गए थे, धर्म ही सब कुछ है, इस पर लोग चल रहे थे। ना किन्हीं को न्यू कुछ करने का अधिकार था, ना चर्च यहाँ पर क्या कर रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे। मतलब पूरा अधिकार जो था वो चर्च का था, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता था। तो इस दौरान ना सोशली कुछ डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, ना इकोनॉमिक ही, ना लिटरेचर में ही, ना पॉलिटिकल में ही, और ना ही आर्किटेक्चर में। तो अब ये जो डार्क एज में ना कोई डेवलपमेंट हो रहा था, ना कोई ग्रोथ, तो फिर आता है रेनेसा, मतलब कि रेनेसेंस, जिसे रेनेसेंस भी कहते हैं, मतलब पुनर्जागरण। तो यूरोप का पुनर्जागरण, कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे फिर से जागे लोग, कैसे कैसे लिखना शुरू किए, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहानी शुरू होती है एक जगह से, उसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल।
कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में भी कहते हैं कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो ये एक जगह है, एंशियंट टाइम्स का एक प्लेस है, एंशियंट टाइम्स की एक सिटी है कुस्तुनतुनिया, जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। ये आज के समय में जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, ये है इस्तांबुल, जो कि टर्की में है। तो देखिए क्या होता है कि इस प्लेस पर, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो प्लेस रहता है, इस प्लेस पर, इसको याद रखेंगे, इस प्लेस पर क्या हो जाता है, टर्की, इस प्लेस पर टर्की अटैक करता है। यूरोप में क्या था स्टूडेंट्स, यूरोप में पहले से क्या चल रहा था, डार्क एज चल रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या चल रहा था, डार्क एज। ठीक, कॉन्स्टेंटिनोपल एक एंशियंट सिटी है जो आज के समय में इसे कहते हैं हम इस्तांबुल, जो कि टर्की में है। तो इसमें क्या होता है, उस दौरान टर्की जो है कॉन्स्टेंटिनोपल में अटैक करता है, यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेता है। क्या करता है, अटैक करता है, अटैक करता है। और उस टाइम पर कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, ज्ञान का भंडार था, ज्ञान का भंडार था। यहाँ पर बहुत से इंटेलिजेंट्स लोग रहते थे, बहुत सारे साहित्य, और मतलब कहते हैं कि ये पूरा ज्ञान का भंडार ही था। तो जब यहाँ पर टर्की ने अटैक किया तो यहाँ के जो इंटेलिजेंट्स लोग थे वो अपना ग्रीक और रोमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर कहाँ चले गए, तो यूरोप आ गए। कहाँ आ गए, यूरोप आ गए। अब यूरोप आ गए तो यूरोप में तो अब हर जगह क्या था, डार्क एज था। पर यूरोप की एक जगह थी, वो थी इटली। यहाँ पर जो है चर्च का दबदबा थोड़ा सा कम था, क्योंकि ये जो था ये ट्रेड वाला जगह था, यहाँ पर व्यापारियों का दबदबा थोड़ा ज़्यादा था। तो इस कारण इटली में क्या था कि चर्च का दबदबा कम था, और वहाँ के लोग जब यहाँ पर से लोग भाग करके यूरोप आए, यूरोप की इटली में आए अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके ग्रीक एंड रोमन, तो फिर यहाँ से क्या हुई, यहाँ से शुरुआत हुई रेनेसा की। यहाँ से क्या हुआ, यूरोप के लोग फिर से जागे, फिर से नए नए इनोवेटिव आइडिया आए, और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से पुनर्जागरण हुआ, फिर से जागा, फिर से नए नए लिटरेचर्स में नए नए वर्क्स किए गए, सोशली बहुत डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक्स भी हुआ, पॉलिटिकल भी हुआ, आर्किटेक्चर्स में भी हुआ। और आपको पता है एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें लिटरेचर का बहुत ही डेवलपमेंट, बहुत ग्रोथ हुआ है। और इस दौरान इटली में बहुत ही फेमस राइटर्स ने अपना वर्क दिया, जिसमें से कि दांते एंड पेट्रार्क का नाम शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, सबसे ये कहानी शुरू हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल से। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, एक एंशियंट सिटी है जिसे कुस्तुनतुनिया भी हिंदी में कहते थे। और फिर आज के समय में ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो क्या है, वो है इस्तांबुल, टर्की का एक शहर है इस्तांबुल। तो टर्की क्या करता है, टर्की ने अटैक किया था कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जो कि ज्ञान का भंडार था, जहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंट लोग रहते थे। वे अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स ग्रीक एंड रोमन वाले लेकर यूरोप आ गए। यूरोप के इटली में थोड़ा सा कम चर्च का दबदबा था। क्योंकि उस टाइम इटली से व्यापार हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखा, पढ़ा, फिर उन्हें याद आया, समझ आया कि अरे हमारे पास भी तो हमारे एंशियंट राइटर्स हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसमें नए नए आइडियाज़ खोजने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, सीखा, पढ़ा। तो सबसे पहले रेनेसा की शुरुआत ही हुई थी इटली से। फिर बहुत से फेमस राइटर दांते, पेट्रार्क आए, जिन्होंने अच्छे अच्छे वर्क्स दिए, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला। उसके बाद फिर आता है एलिजाबेथन एज, जिसे हम पढ़ेंगे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। उसमें बहुत ही लिटरेचर का मतलब कह सके कि बहुत डेवलपमेंट हुआ था। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, इस कॉन्स्टेंटिनोपल ये जो हुआ था, इसी को हम लोग फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, जो कि 1453 में हुआ था। ठीक है, और क्या होता है आपको पता है, जब ऐसा अटैक हो जाता है तो
जो यूरोप का जो ट्रेडिंग भूमि मार्ग था एशिया से और अफ्रीका से, वो बंद हो जाता है इसके कारण। तो फिर क्या होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, और इसी दौरान क्या होता है, कोलंबस अमेरिका की और वास्को ड गामा इंडिया की खोज भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं टॉपिक को और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वर्ड रेनेसाम और रेनेसेंस भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब फिर से जागना। तो दी वर्ड रेनेसेंस कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। कहाँ से आया स्टूडेंट्स, याद रखना होगा, ये आया है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, रेनेसेंस, जिसका मतलब होता है रीबर्थ और रिवाइवल। दिस टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री दैट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेडिएवल एज, मतलब मिडल एज, टू मॉडर्निटी। मिडल एज टू मॉडर्निटी के बीच में एक एज आया था स्टूडेंट्स, उसे ही हम लोग कहते हैं रेनेसेंस। एज नहीं है, एक पीरियड है, मतलब पुनर्जागरण। उस दौरान क्या हुआ था, लोग फिर से जागे थे। कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिकल आर्ट। क्या हुआ था, किसमें फिर से इंटरेस्ट जागा था, क्लासिकल आर्ट्स में जागा था, लिटरेचर में जागा था, लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। अभी हमने बताया ना कि वापस से अपना एंशिएंट ग्रीस एंड रोम जो था, ग्रीस एंड रोम लिटरेचर्स को पढ़ना शुरू किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेनेसा वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है, सिंपली हम लोग समझें कि रीबर्थ एंड रिवाइवल। ये जो पीरियड है वो मिडल एज टू मॉडर्निटी के बीच में आया था। हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट होता है। किस में इंटरेस्ट, तो क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, इन फील्ड्स में क्या होता है, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट होता है लोगों का। अब देखिए, द रेनेसा वॉज अ पीरियड ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ। इस दौरान क्या हुआ था, किनका किनका रीबर्थ हुआ था, तो कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ हुआ था फॉलोइंग द मिडल एजेस। इट बिगैंस कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया ना कि इट बिगैंस इन इटली, और कब, इन 14th सेंचुरी एंड स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, रीचिंग इंग्लैंड इन दी लेट। अच्छा, और ये इंग्लैंड में कब आया था, तो ये इंग्लैंड में आया था लेट 15th टू अर्ली 17th सेंचुरी। देखिए, पहले तो ये इटली में आया, फिर इटली से फ्रांस, फिर इंग्लैंड, बहुत जगह आए थे, लेकिन शुरुआत कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी। ये याद रखेंगे, इटली में शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी में, और स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, रीचिंग इंग्लैंड इन द लेट 15th टू अर्ली 17th सेंचुरी। अब द इंग्लिश रेनेसा कैन बी सीन इन द वर्क एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जॉफ्रे चॉसर। देखिए, उस दौरान के फेमस राइटर जॉफ्रे चॉसर के राइटिंग्स में ये हमें दिखेगा। To the early modern age marked by writers such as William Shakespeare and John Milton। पर इन राइटर्स के अलावा भी जो दांते थे, फिर फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे, इनका भी वर्क बहुत ही फेमस था। देखिए, दो चॉसर लिव्ड बिफोर द हाइट ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड, ही इज़ ऑफन सीन एज अ प्रिकर्सर टू द मूवमेंट। His most famous work, The Canterbury Tales, is a collection of stories told by pilgrims traveling to Canterbury Cathedral. Chaucer's use of vernacular English and his explorations of a wide range of characters and themes laid the groundwork of Renaissance literature। देखिए, चौसर जो है वर्नाकुलर इंग्लिश में लिखते थे, यूज़ करते थे, क्योंकि आपको पता है चौसर के ज़माने में ज़्यादातर लोग लैटिन में लिखते थे। उस दौरान उन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया था, इंग्लिश में लिखते थे, इसका डेवलपमेंट उन्होंने किया था, इसमें ग्रोथ किया था उन्होंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जो इतना पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले मेजर पीरियड्स को समझते हैं। हमारे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले आता है दी क्लासिकल पीरियड, जो कि 1200 BCE टू 455 BCE तक था, जिसमें होमरिक और हेरोइक पीरियड, फिर क्लासिकल ग्रीक पीरियड, क्लासिकल रोमन पीरियड एंड पैट्रिस्टिक पीरियड शामिल है। उसके बाद आता है हमारा मेडिएवल पीरियड, द मिडल एज, जिसमें दी ओल्ड इंग्लिश मतलब एंग्लो सेक्शन पीरियड, फिर दी मिडल इंग्लिश पीरियड, फिर मिडल इंग्लिश और मॉडर्न के बीच में ही है दी रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, दी अर्ली ट्यूडर पीरियड। ट्यूडर पीरियड का मतलब इस टाइम जो ट्यूडर डायनेस्टी था वो था इंग्लैंड में, जिसमें हेनरी 8 जो थी वो वहाँ पर
उनका था, रूल कर रहे थे वो। लेकिन जब एलिजाबेथन पीरियड आया ना, तो एलिजाबेथन पीरियड को ही गोल्डन एज कहते हैं। और हम लोग रेनेसा के अंदर एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन एज को भी पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का इसे कर दिया है। ये तीनों भी पढ़ना है। अब देखिए, फिर आता है एनलाइटमेंट पीरियड, मतलब नियो क्लासिक पीरियड, जिसमें रेस्टोरेशन पीरियड, ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, दी ऑगस्टियन एज। फिर रोमांटिक पीरियड, ये सब हमें पढ़ना है, जो ग्रीन ग्रीन से मार्क्ड है। ठीक है, ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है वो हमारे सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हमने इसे ग्रीन कर दिया था। तो देखिए, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर 5th to 14th सेंचुरी तक चला, मेडिएवल जो है 14th to 15th में चला। फिर आया एलिजाबेथन एज और दी गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि 16th सेंचुरी टू अर्ली 17th सेंचुरी तक चला। रेस्टोरेशन एज 18th सेंचुरी, फिर रोमांटिक पीरियड एंड देन 20th सेंचुरी लिटरेचर, दी मॉडर्न पीरियड। तो ये कुछ पीरियड्स थे। अब देखिए, टॉपिक पर आते हैं। दी रेनेसा पीरियड, जो कि 1500 से 1660 तक चला था, अराउंड 100 above years. Although critics and literary historians have begun to refer this time as early modern, ठीक है, कुछ historians इसे early modern भी कहते थे, पर we will continue to refer it as a Renaissance, बट हम लोग इसे Renaissance ही कहेंगे। The period include the Elizabethan age, और इस Renaissance में कौन कौन से periods include थे, तो Elizabethan age, फिर दी जैकोबियन एज एंड दी कॉमनवेल्थ पीरियड और दी कैरोलिन एज आर कॉमनली सेपरेटेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब रेनेसा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेनेसा का मतलब याद रहे स्टूडेंट कि क्या है, पुनर्जागरण। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो इटली से शुरू हुआ था। अब देखिए, इंग्लिश प्ले फ्लरिश्ड थ्रू आउट दी एलिजाबेथन पीरियड एंड Christopher Marlowe, Francis Bacon, Edmund Spenser, Sir Walter Raleigh, and of course William Shakespeare are among its notable personality. The Jacobean age के बारे में भी है। फिर सारे एज में क्या क्या हुआ था वो सब डिटेल वे में पढ़ना है। Finally, between the end of the English Civil War and the restoration of Stuart monarchy, the Commonwealth period was designated. This was the time when Puritan Oliver Cromwell led Parliament, which dominated the country. ये सब कुछ हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है, देखिए, द स्प्रेड ऑफ रेनेसा आइडिया। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि रेनेसा जो है उसका मतलब है पुनर्जागरण, फिर से जागना। तो द रेनेसा स्प्रेड टू इंग्लैंड थ्रू अ वेराइटी ऑफ चैनल। अब पूरे इंग्लैंड में जो रेनेसा है, पुनर्जागरण है, वहाँ के लोग कैसे स्प्रेड हुआ था ये रेनेसा के, तो ट्रेड एंड ट्रैवल से हुआ था। मतलब व्यापार और यात्रा से हुई थी। इंक्रीज्ड कांटेक्ट विद इटली, इटली में रेनेसा आया था, वहाँ से कांटेक्ट से द रेस्ट ऑफ यूरोप में भी ट्रेड एंड ट्रैवल से रेनेसा स्प्रेड हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट, द प्रिंटिंग प्रेस, उस एलिजाबेथन एज में क्या हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार उस टाइम कर दिया था वहाँ पर। तो फिर क्या होता है, बुक छपने लगे, अलग अलग जगह बंटने लगे, लोग पढ़ने लगे, सीखने लगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगे। और सबसे मेन तो थीम जो था कैसे स्प्रेड हुआ, ह्यूमैनिज्म से, द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, जो क्लासिकल टेक्स्ट पढ़कर promoted by scholars such as Erasmus and Thomas More। उस टाइम क्या था, जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था, रेनेसा नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था, चर्च ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद ह्यूमैनिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे लोग समझने लगे। और कैसे समझने लगे, अपने क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़कर। तो ऐसे रेनेसा स्प्रेड हुआ था। अब जो हम लोग ये जो चौसर पढ़े, तो चौसर का क्या इम्पैक्ट था इस रेनेसा में, तो चौसर इम्पैक्टेड द रेनेसा बाय इस्टेब्लिशिंग इंग्लिश एज द कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। चौसर ने क्या किया, इंग्लिश को इस्टेब्लिश किया एज अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। प्रायर टू चौसर, कॉस्मोपॉलिटन एरियाज लाइक लंडन ट्रीटेड लैटिन एंड फ्रेंच एज अ सीरियस लैंग्वेज। लंदन क्या करता था, लैटिन को और फ्रेंच को अपना सीरियस लैंग्वेज के रूप में यूज़ करता था। इंग्लिश वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रोविंशियल, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सीरियस यूज़ इन द चर्च एंड अ कोर्ट।
तो चौसर क्या किए थे उस टाइम, इंग्लिश को एज अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश किए थे। अब स्टूडेंट्स, सम ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ रेनेसा पीरियड अलॉन्ग विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस एंड नोटेबल वर्क्स, क्या क्या थे, विलियम शेक्सपियर उस टाइम रेनेसा में बहुत योगदान था इनका, मतलब लोगों के पुनर्जागरण में, क्योंकि उनके वर्क सोनेट जो कि फेमस वंस लाइक सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, इससे लोगों को सीखने को मिला। फिर एडमंड स्पेंसर, उनके नोटेबल वर्क भी थे। फिर आते हैं जॉन डोन एंड बेन जॉनसन, इसके अलावा इन्हें ना भूले जो कि थे दाते एंड थे पेट्रार्क। इन्हें तो सबसे पहले कंक्लूड किया जाता है कि दाते एंड पेट्रार्क आर दी फेमस पोएट्स इन दी रेनेसा पीरियड। तो ये था रेनेसा। स्टूडेंट, आप समझ पाए होंगे कि रेनेसा क्या था, पुनर्जागरण क्या था, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ था, और फिर कौन कौन से सिटी थे, कौन से सिटी थे इटली से जहाँ से शुरुआत हुआ था। अब आपको पता है कि मेजर थीम क्या था रेनेसा का। रेनेसा का मेजर थीम अगर हम कहें, मेजर थीम अगर हम रेनेसा का आप लोगों को बताएं तो क्या क्या था, आपको समझ आएगा कि सबसे पहले क्या हुआ था, रीबर्थ हुआ था एंड रीडिस्कवरी हुआ था। क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था कि रीबर्थ, एंड क्या हुआ था, रीडिस्कवरी हुआ था। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स हुआ था, ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्मेशन हुआ था, एंड सेक्युलरिज्म। ये क्या था, ये सब रेनेसा के कुछ थीम थे। उसके बाद फिर आपको पता है स्टूडेंट्स कि इसका मेजर थीम ह्यूमैनिज्म, इमेजिनेशन, आर्ट्स, क्या हुआ था, सोशल, पॉलिटिकल या फिर जितना भी आर्टिस्टिक फॉर्म था सब में क्या हुआ था, बहुत ही सारा डेवलपमेंट हुआ था। फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दें कि क्या हमने सीखा था, रेनेसा पीरियड में हुआ क्या था। देखिए, हमारे इंग्लिश लिटरेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट टाइम्स में तो लोग ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर पढ़ते थे, सीखते थे, डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन मेडिएवल के टाइम पे क्या हो गया था ना स्टूडेंट, कि 100 ईयर वॉर और प्लेग के कारण जो महामारी आई थी उससे जो डेथ हुआ था, इसके कारण इस एज को हम लोग डार्क एज भी कहते हैं। डार्क एज इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि उस दौरान क्या था, चर्च का दबदबा था, चर्च का रूल चलता था, मतलब धर्म ही सब कुछ है, इसी पे लोग काम करते थे। लोगों को खुद इंडिविजुअली कुछ वर्क, न्यू वर्क लिखने का, कुछ सोचने का, कुछ करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये सारा बात हो कहाँ रहा है, यूरोप का। इस दौरान में स्टूडेंट ना सोशल, ना इकोनॉमिकल, ना लिटरेचर में, ना आर्ट में, ना आर्किटेक्चर में, ना पॉलिटिकल में, किसी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर आखिर रेनेसा कैसे आया, क्यों आया, और ये डार्क एज के बाद मतलब मेडिएवल और मॉडर्न के बीच में आया, कब आया, क्यों आया, उसको हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल एक शहर है जो कि एंशिएंट सिटी है, जिसे आज के समय में इस्तांबुल, जो तुर्की का एक स्टेट है, उसे कहते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है आज के समय में इस्तांबुल है, जिसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया भी कहते थे। उस टाइम ये ज्ञान का भंडार था। यहाँ पर लोग, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ रहते थे, अपने कल्चर से जुड़े हुए लोग रहते थे, पढ़ते थे ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को। फिर एक दिन क्या हुआ, टर्की ने यहाँ अटैक कर दिया, जो कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, जो कि 1453 में हुआ था। इस टाइम पर क्या हुआ, जो यहाँ के इंटेलिजेंट लोग थे वो भागकर यूरोप आ गए, अपने साथ अपने ग्रीक एंड रोमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को भी लेते आए, जो कि यूरोप के इटली शहर में आए थे। तो इटली से ही रेनेसा की शुरुआत हुई थी। और फिर इटली के लोगों ने अपने को याद आया कि अरे हमारे पास भी तो हमारे एंशिएंट राइटर्स हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। फिर वहाँ से शुरू होती है रेनेसा की शुरुआत। फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में, मतलब फिर फ्रांस में, इंग्लैंड में, हर जगह रेनेसा आया। और इटली में जब आया था तो उस दौरान जो दाते थे, पेट्रार्क थे, इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर वर्क्स दिए उस टाइम पर। अब जब कॉन्स्टेंटिनोपल में टर्की ने अटैक कर लिया, वहाँ पर अधिकार कर लिया अपना, तो जो इंडिया का जो ट्रेड था, मतलब जो यूरोप का जो ट्रेड था एशिया से और अफ्रीका से, उसका जो भूमि मार्ग था
वो बंद हो गया। तब क्या हुआ, जल मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज में जब समुद्री मार्ग का उन्होंने शुरुआत कर दिया, फिर खोजते खोजते क्या खोज लिया, अमेरिका को भी। तब कोलंबस ने अमेरिका को एंड वास्को ड गामा ने इंडिया को खोज लिया। तो उसके बाद रेनेसा की शुरुआत यहाँ से हुई। फिर एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहते हैं। तो ये था रेनेसा, जिसका वर्ड का मतलब रीबर्थ और रिवाइवल होता है, जब यूरोप के लोगों का फिर से जागना, उनका पुनर्जन्म। पुनर्जन्म कहने का मतलब है फिर से जागना, अपने आर्ट एंड कल्चर को समझना और लिटरेचर में ग्रोथ होना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर ही पढ़े। तो यही था रेनेसा। होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।